नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की मां कमलताई गवई ने महाराष्ट्र के अमरावती में 5 अक्टूबर को होने वाले विजयदशमी समारोह में चीफ गेस्ट बनने के लिए आरएसएस का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। कमलताई के बेटे और सीजेआई के भाई राजेंद्र गवई ने समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध जब हम लोग निभाते हैं तो हम अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ते हैं। हमारी विचारधारा पक्की है। मैं गवई साहब के बारे में इतना ही कहूंगा कि उनके संबंध इंदिरा गांधी के साथ भी अच्छे थे और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में भी अच्छे थे। गंगाधर फडणवीस जो महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और गवई साहब दोनों के जो संबंध थे वो भाई भाई जैसे संबंध थे। संबंध अलग होते हैं और विचारधारा अलग होती है। पीएम मोदी बुधवार 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। पीएम मोदी इस मौके पर आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर एक विशेष स्मारक, डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। वो स्वयं सेवकों, गणमान्य लोगों और संघ के मेंबर्स को संबोधित भी करेंगे। लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई है। ये घटना गांधी जयंती से कुछ दिन पहले हुई है। लंदन में भारत के उच्चायोग ने इस कार्रवाई की तीखी निंदा की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। भारतीय उच्चायोग ने कहा यह सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि अहिंसा के विचार और गांधी जी की विरासत पर हमला है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से 3 दिन पहले। उच्चायोग ने बताया कि इस मामले को तत्काल स्थानीय अधिकारियों के सामने उठाया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। भारतीय टीम घटनास्थल पर मौजूद है और प्रतिमा की गरिमा बहाल करने का काम जारी है। बता दें 2 अक्टूबर को वहां महात्मा गांधी जयंती का वार्षिक कार्यक्रम होना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुलासा किया है कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए तैयार था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ऐसा नहीं किया गया। उस समय देश में कांग्रेस नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह सरकार थी। चिदम्बरम ने बताया कि हमले के कुछ दिनों बाद ही अमेरिका की विदेश मंत्री कांडोलीजा राइस भारत आई और पीएम तथा उनसे कहा कि कृपया रिएक्ट न करें। चिदम्बरम ने कहा कि बदले की कार्रवाई पर विचार जरूर हुआ था। इस पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 17 साल बाद स्वीकार करना बहुत देर हो चुकी है। कांग्रेस ने स्थिति को गलत तरीके से संभाला था। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बताते हुए कहा कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि 26/11 के बाद पाकिस्तान पर हमला हो। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पेश किए गए गजा संघर्ष समाप्ति के 20 बिंदु वाले शांति प्रस्ताव का स्वागत किया। इस योजना का मकसद इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध को खत्म करना है और युद्ध बंदी सभी बंधकों को 72 घंटे के भीतर लौटाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के गजा संघर्ष को समाप्त करने के व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। यह फिलिस्तीनी और इजरायली जनता के साथ साथ पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का व्यावहारिक रास्ता प्रदान करती है। उन्होंने आगे कहा कि हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित व्यक्ति राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे खड़े होंगे और संघर्ष को समाप्त कर शांति स्थापित करने का समर्थन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो गजा में शांति की नई योजना पर राजी हो गए। इस पर कई मुस्लिम देशों ने बयान दिया है। इस शांति प्रस्ताव का कतर, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने स्वागत किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नेतृत्व क्षमता और गजा युद्ध खत्म करने के लिए उनके प्रयासों का स्वागत किया। एक साझा बयान में मंत्रियों ने ट्रंप की शांति स्थापित करने की क्षमता पर भरोसा जताया और कहा कि क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी बेहद अहम है। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने गजा में चल रहे इजराइल हमास संघर्ष को खत्म करने के लिए नई शांति योजना जारी की है। इस प्लान के मुताबिक जैसे ही इजराइल इस समझौते को सार्वजनिक रूप से मंजूर करेगा, 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को वापस लाना होगा, चाहे वो जिंदा हो या मृत। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते के लिए 20 सूत्रीय योजना बनाई है। इस योजना के तहत गजा में युद्ध के बाद अस्थायी सरकार बनाई जाएगी। इस अस्थायी शासन बोर्ड का नेतृत्व खुद ट्रंप करेंगे और इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे।
अमेरिका का कहना है कि यह योजना युद्ध खत्म करने और गजा में आगे की व्यवस्था तय करने के लिए बनाई गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गजा में सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। नेतन्याहू ने सोमवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट का एक प्लान तैयार किया। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास इस प्लान को नहीं मानता तो इजराइल के पास उसे खत्म करने का पूरा अधिकार है और अमेरिका इसमें साथ देगा। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि गजा में एक शांतिपूर्ण प्रशासन होगा, हमास के सभी हथियार हटाए जाएंगे और गजा से इजराइल धीरे धीरे पीछे हटेगा। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि यह काम आसान या मुश्किल तरीके से होगा, लेकिन इसे पूरा जरूर किया जाएगा। अगर हमास इस प्लान को नहीं मानेगा तो इजराइल खुद ये काम पूरा करेगा। ट्रंप की गजा संघर्ष को खत्म करने वाली शांति योजना का पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने स्वागत किया है और कहा कि वो इसे गंभीरता से देख रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अमेरिका क्षेत्रीय देशों और साझेदारों के साथ मिलकर गजा में युद्ध समाप्त करने के लिए काम करेंगे। इसमें मानवीय सहायता पहुंचाना, बंधकों और कैदियों की रिहाई और स्थायी शांति स्थापित करना शामिल है। पीए ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस योजना से फलस्तीनियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, युद्ध विराम का सम्मान होगा, भूमि हड़पने और फलस्तीनियों को विस्थापित करने जैसी गतिविधियां रुकेंगी और गजा व पश्चिमी तट समेत पूर्वी यरूशलेम में फलस्तीनियों की एकजुटता बनी रहेगी। वहीं हमास ने कहा कि वो इस योजना का अच्छे इरादे से अध्ययन कर रहे हैं, जबकि फलस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ ने इसे क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाली योजना बताया। अमेरिका में ट्रंप द्वारा H-1B वीजा नियमों को कड़ा करने के बाद अमेरिकी कंपनियां अब अपना अहम काम तेजी से भारत शिफ्ट करने की तैयारी में हैं। इससे भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC का विस्तार और तेज होगा। भारत में इस वक्त 1700 से ज्यादा GCC हैं, यानी दुनिया की कुल संख्या का आधा से ज्यादा। पहले जो सेंटर सिर्फ टैक्स सपोर्ट देते थे, अब वो रिसर्च, फाइनेंस, कार डिजाइनिंग और दवा खोज जैसे हाई वैल्यू काम भी कर रहे हैं। ट्रंप सरकार ने नई H-1B वीजा एप्लीकेशन की लागत $2000 से $5000 से बढ़ाकर $1,00,000 कर दी है। एक्सपर्ट का कहना है कि AI वीजा प्रतिबंध और लागत बढ़ने की वजह से अमेरिकी कंपनियां भारत को भरोसेमंद विकल्प मान रही हैं। डेलॉयट इंडिया के रोहन लोबो ने बताया कि अमेरिकी कंपनियां अपने वर्कफोर्स प्लान फिर से बना रही हैं। नई दिल्ली के एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपों में घिरे स्वयंभू बाबा चैतन्य नंद सरस्वती को पुलिस ने उसकी 2 महिला सहयोगियों के सामने बिठाकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार इन दोनों महिलाओं पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित छात्राओं को धमकाया और बाबा के अश्लील मैसेज डिलीट करवाए। आरोपी के फोन से कई महिलाओं के साथ की गई अश्लील चैट, एयर होस्टेस के साथ तस्वीरें और कई महिलाओं की DP के स्क्रीनशॉट बरामद हुए। 62 वर्षीय सरस्वती केंद्रीय स्वीकृति प्राप्त एक निजी संस्थान का चेयरपर्सन रहते हुए ये करतूतें कर रहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा और गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उसने सबूत दिखाने पर ही अनमने ढंग से जवाब दिए। सोमवार को उसे उस कैंपस में भी ले जाया गया जहां वो छात्राओं को बुलाता था। पुलिस ने बताया कि वो कई बार झूठ बोल चुका है, यहां तक कि सबूत सामने आने पर भी। बता दें, चैतन्य नंद सरस्वती को कई दिनों तक फरार रहने के बाद रविवार को आगरा के एक होटल से पकड़ा गया। लद्दाख में संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे 2 बड़े मंच लेह अपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने 30 सितंबर को गृह मंत्रालय के साथ होने वाली बातचीत को रद्द कर दिया है। दोनों संगठनों ने कहा कि बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं हो सकती। उनका आरोप है कि सरकार बातचीत का माहौल बनाने के बजाय दबाव बना रही है। LAB और KDA लंबे समय से लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा, जॉब रिजर्वेशन और विधानसभा की मांग कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.